नमस्कार, मैं शिमला से राजेश मंडोत्रा। आप दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं। शाम के 6 बज गए हैं। दिन भर की अपडेट आज हम इस बुलेटिन के जरिए आपके साथ साझा करेंगे। देखिए, संडे का दिन था, उसके बावजूद मुख्यमंत्री एक कार्यक्रम में गए थे। वहां एक घोषणा की गई है, रोजगार से संबंधित है, इसीलिए इसकी जानकारी आपको देना ज़रूरी है। और दूसरी तरफ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हिमाचल के दौरे पर थे। चंबा के बाद उन्होंने वापस कांगड़ा आए हैं, वहाँ प्रेस वार्ता हुई है और प्रेस वार्ता भी गगल एयरपोर्ट पर ही हो गई है। लेकिन जेपी नड्डा ने हिमाचल सरकार को लेकर काफ़ी एग्रेसिव जो अपनी बयानबाजी है वो की है और इसीलिए इसमें क्या क्या बातें कही गई है वो आपको बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ा टॉपिक संडे का आज दिन है, पेंशन क्यों अखरी है? क्या कैबिनेट सब कमेटी जो रिसोर्स मोबिलाइजेशन के लिए बनाई गई है हिमाचल में, उसकी सिफारिशें देखने के बाद राज्य सरकार से बार बार ये अपडेट भी आ रही है कि अलग अलग माध्यम से इस अपडेट को दिया जा रहा है कि कम्यूटेशन बंद हो सकती है और जो पेंशन फुल पेंशन है उसका जो टाइम पीरियड है उसको बढ़ाया जा सकता है, कम टाइम पीरियड पर प्रोरेटा फॉर्मूला लग सकता है। तो आज बात करेंगे सारी सिचुएशन के हिसाब से कि पेंशन पर निशाना क्यों है और जो चीज़ें अभी हमारे सामने हैं उसमें ये देखेंगे कि पेंशन को लेकर क्यों ऐसा लग रहा है कि सारा जो फोकस है वो पेंशन पर चला गया है। दूसरी तरफ बात करेंगे इस पूरे मामले के रिएक्शन की, क्योंकि जो ये मीडिया में अब आ रहा है, चाहे वो रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमेटी के माध्यम से हो, चाहे राज्य सरकार की तरफ से जो प्रेस बयान हो, उस प्रेस नोट हो, इन दोनों मामलों में अब रिएक्शन भी आना शुरू हो गया है। आज हम बात करेंगे किन किन लोगों ने रिएक्ट किया है पहले चरण में। फिर बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट नियुक्ति को लेकर एक नई परिस्थिति की, और ये नई परिस्थिति इसलिए क्योंकि एजुकेशन और कार्मिक विभाग के आपस में ठन गई है और मसला बना है कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त किए गए स्कूल लेक्चरर। ये पूरा विवाद कर्मचारी एक्ट से जुड़ा हुआ है जो पुरानी पेंडेंसी टालने के लिए सरकार ने लाया था। लेकिन इसका कारण क्या है और आने वाले दिनों में बदलाव क्या होने वाला है, क्योंकि इस झगड़े में आपको फ्यूचर दिखेगा कि कॉन्ट्रैक्ट की नियुक्तियों का फ्यूचर क्या है वो इसमें आपको दिखेगा। इसीलिए इसको लेकर भी आपको एक इंफॉर्मेशन देने की ज़रूरत आज है। और इसके साथ जो अगली बात करेंगे आज वो क्वेरी के आधार पर है जो कमेंट बॉक्स में आई थी, एसएमसी की एलडीआर का एग्ज़ाम कब होगा, अब एलडीआर भर्ती को लेकर। और इसमें बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट इसलिए है क्योंकि ये एग्ज़ाम राज्य चयन आयोग नहीं लेगा, क्योंकि जो ले रहे जा रहे हैं उनको लेकर क्या अभी व्यवस्था है और कब तक ये डिसीजन हो सकता है वो हम बात इसमें करेंगे। रिटायरमेंट एज से रिलेटेड दो अपडेट आज एक साथ हैं, बुलेटिन में आगे आपको पता चलेगा। और पुलिस वाले क्यों अतिरिक्त वेतन का इंतजार कर रहे हैं? 10 अप्रैल की डेट अब 20 अप्रैल क्रॉस हो गया है, इसीलिए इनका भी जो सब्र है अब वो इंतजार उस तरह से हो रहा है। और आज आपको इसकी बात करेंगे कि पुलिस वालों के एडिशनल वेतन को लेकर दिक्कत क्या है। फिर इंडियन आर्मी का एक गिफ्ट है लोगों को और वो किन्नौर के लोगों के लिए है, क्योंकि इनिशिएटिव अच्छा है इसलिए इसकी जानकारी देना आपको ज़रूरी हमने समझा। बस किराए बढ़ाने का भी विरोध हो गया है। बिजली बोर्ड के जो कर्मचारी हैं उन्होंने एक नया ऐलान किया है। गहलोत हिमाचल क्यों आ रहे हैं और चिट्टे के रैकेट पे डबल स्ट्राइक आज कहां हुई है, ये भी आपको पुलिस का एक्शन बताएंगे। राज्य सरकार ने एक कैंपेन चलाया है, उस कैंपेन में ये एक्शन हो रहा है। चाकू की नोक पर सोलन में लूटपाट का मामला सामने आया है और लूटने वाले फिर से पीबी नंबर या सीएच नंबर, इस बार सीएच नंबर के थे, तो वो भी हम आपको पूरी कहानी बताएंगे। अगली बात करेंगे जो महिला पर पेड़ गिर गया, स्कूल में एक स्कूल की बिल्डिंग में आग भड़की है। और साथ में मौसम की एक अपडेट, क्योंकि मौसम की अपडेट ये बाकी प्रदेशों के लिए सामान्य घटनाक्रम नहीं है कि अप्रैल ख़त्म होने वाला हो, लास्ट वीक में हम जा रहे हों अप्रैल के, और मैदानों में जो मौसम है या पारा है वो चढ़ा हुआ हो और हिमाचल में बर्फ़ गिर जाए। तो ये पहाड़ की एक खूबसूरती है ही और इसी हिसाब से आज मौसम की अपडेट आपको देंगे। साथ में जो मौसम विभाग की तरफ से फोरकास्ट है उसकी भी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। अभी अगर हम मौसम की बात करें तो फोरकास्ट ये आया है कि जो मौसम है वो 20 अप्रैल तक ही खराब रहेगा। 21 यानी कि कल से मौसम सुधरना शुरू हो जाएगा, उसके बाद जो पारा है उसमें वृद्धि होगी, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा और आने वाले दिनों में आपको गर्मी का एहसास होगा। लेकिन आज जो बर्फबारी हुई है वो ट्राइबल एरिया में हुई है। किन्नौर के 3 स्टेशन से अभी तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। इसमें
जिसमें छितकुल है, नाको है और आसरंग है। इसमें 2 स्थानों पर बर्फबारी का वीडियो आप दिव्य हिमाचल टीवी पर भी देख सकते हैं। इसी तरह से ट्राइबल में और जगहों पर भी स्नोफॉल उस तरह से हुआ है। अटल टनल में अभी बारिश हो रही है और परली तरफ जो लाहौल स्पीति में बर्फबारी हो रही है। तो ये एक रूटीन का जो एक ट्रेंड रहता है उसी तरह से चल रहा है। आने वाले दिनों के लिए जैसा मैंने आपको बताया उसमें सुधार होने जा रहा है मौसम में, और इस सुधार में अब जो अगली प्रक्रिया क्या रहेगी, जैसे ही कोई नई अपडेट हमारे सामने आएगी फिर हम उसकी बात आपके साथ करेंगे। स्कूल में जो आग भड़कने का मामला है ये शिमला में जो विकास नगर में सरस्वती विद्या मंदिर है। गनीमत ये रही क्योंकि रात को ये आग लगी है, वहाँ कोई बच्चे ना तो बच्चे थे ना स्टाफ था, तो कोई जानी नुकसान नहीं है। एक फ्लोर पे ये नुकसान हुआ है, वहाँ दस्तावेज, फर्नीचर और जरूरी सामान जल गया है, और बाकी इसकी सूचना मिलने के बाद अभी ये लगा है कि शॉर्ट सर्किट होने के कारण आग लगी है। और अग्निशमन विभाग ने स्कूल भवन तक जो इसको नहीं पहुंचने दिया क्योंकि ये दूसरे वाले भवन में थी, और बाकी जो आग में काबू पा लिया गया, इसलिए बड़ा नुकसान होने से बच गया। ये शिमला के विकास नगर का मामला है। सरस्वती विद्या मंदिर सब जानते हैं, बड़ा कैंपस है इनका, वहां पे ये इंसिडेंट हुआ है। महिला पर पेड़ कहां गिर गया, ये हमीरपुर का मामला है, सुजानपुर की ग्राम पंचायत डाडला के मिहाड़पुर का। और यहाँ पर एक महिला, ये 48 वर्ष की संतोष कुमारी इसका नाम है, चूल्हे में लकड़ियाँ जो जलाने के लिए इकट्ठा करते हैं गांव में जैसे, और ये भी वहाँ गई हुई थी और एक सूखा पेड़ था जहाँ ये इकट्ठी कर रही थी। हो सकता है इस पेड़ से ही लकड़ियाँ गिरी हों, और उसके बाद पेड़ ही गिर गया साथ में, और पेड़ के गिरने के कारण ये उसमें दब गई। इसको निकालने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ी, और जब इसको निकाला गया था उसके बाद वहीं पे ही जो ऑन स्पॉट डेथ हो गई थी, और पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज फिर भेजना पड़ा। पुलिस ने अपनी कार्रवाई जो है उस तरह से आगे की है। अगली बात है चाकू की नोक पर लूटपाट का एक मामला। ये मामला थोड़ा अलग से है, और ये थोड़ा अलग से इसलिए है क्योंकि हिमाचल में इस तरह के इंसिडेंट नहीं होते, कम होते हैं, और ये हुआ है सोलन जिला में। हुआ कहां पे, कंडाघाट की ग्राम पंचायत मही के डेढ़ घराट में। एक लड़का जो सड़क से जा रहा था, इसने जो दूध बेचने के बाद सप्लाई है उसके बाद ये जा रहा था, सप्लाई देने के बाद 9:30 बजे सुबह का मामला है, और सड़क पर चंडीगढ़ नंबर की एक बाइक आई। आप बाइक का नंबर जरूर नोट करिए, CH01A B4688। इस बाइक पर 3 जो लड़के बैठे हुए थे, इनमें एक बालिग निकला है, 2 नाबालिग हैं, और शक्ल से ही ये थोड़ा लग रहे थे वैसे ही कि जैसे जो चिट्टा टाइप के जो होते हैं, जब वो जिसको बोलते हैं कम एज में बाकी सारी जो चीज़ें लग जाती हैं तो फिर ग्रोथ भी नहीं हो पाती, तो वो कुपोषित जैसी जो शक्लें होती हैं उस तरह के तीनों लग रहे थे। लेकिन इन्होंने चाकू और जो तेज़धार हथियार निकाले और इस लड़के को, जो सोलन का था रहने वाला, इसको रोका, इसको डराया, और इसकी जेब में जो 1500 रुपये थे वो छीन लिए, और छीनने के बाद वो अलग चला गया। ये अपनी बाइक स्टार्ट करके अलग चले गए। लेकिन इस लड़के ने पुलिस को इसकी सूचना दे दी फ़ोन करने के बाद कंडाघाट पुलिस थाना में, और कंडाघाट पुलिस की टीम ने एकदम कार्रवाई करते हुए कंडाघाट के पास ओल्ड मेहता पेट्रोल पंप पर इन तीनों को वहां दबोच लिया। और दबोचने के बाद SP सोलन गौरव सिंह ने ये पुष्टि की है, और इसमें सोलन पुलिस को ये क्रेडिट भी जाता है कि उन्होंने इमीडिएटली जब सूचना मिली उसके बाद ये एक्शन किया एकदम। तीनों युवक निकले पंजाब के मोहाली के, और गाड़ी जो बाइक का नंबर है वो मैंने आपको बता दिया, एक बालिग और 2 नाबालिग है इसमें। और इन्होंने जो चाकू दिखाए थे 1500 रुपये लेने के लिए, वो भी इनसे बरामद हो गए हैं, वो मिल गए हैं। अब पुलिस ने इनका जो केस है वो दर्ज कर लिया है। उसके बाद जो सेवा पानी है वो बाद में होगी थाने में। अब जब ले जाएंगे तो नेचुरली अब रात को तो वहाँ रहेंगे। और इस तरह के मामले देखिए, अब ये मुझे लगता है इनके माइंड में ये होगा कि यहाँ भी पंजाब चल रहा है और यहाँ भी ऐसा कुछ करेंगे तो पुलिस पकड़ने एकदम तो आएगी नहीं, तो हम निकल लेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और ये पकड़े गए। अब अगली बात करेंगे इसके बाद चिट्टे के रैकेट पर स्ट्राइक की। 2 तरह के मामले हमारे सामने आए हैं। एक मामला आया है अखनूर में कार्रवाई का, ये जम्मू कश्मीर का मामला है। शिमला और हमीरपुर में ये जो नेटवर्क है ये काम कर रहा था। शिमला पुलिस ने ये कार्रवाई की है। शुरुआत हुई न्यू शिमला से, कोई मोतीराम शर्मा जी हैं, इनकी गिरफ्तारी सबसे पहले हुई। ये भी चिट्टे के इसमें थे और रैकेट में थे। इनसे 23 ग्राम चिट्टा इनसे मिला था। मोतीराम से जब पूछताछ हुई तो इन्होंने अशोक खजूरिया का
नाम लिया, उर्फ बिल्ला, ये नाम लिया, ये अखनूर का है, इसको मुख्य सूत्रधार बताया। मोतीराम शर्मा अशोक खजूरिया के साथ शिमला और हमीरपुर में चिट्टे की सप्लाई करता था। ये नशे की बिक्री में मिले पैसे ये अपनी बहन के बैंक खाते से, सरिता नाम की महिला है उसके खाते में ट्रांसफर किए जाते थे। सरिता जम्मू कश्मीर के अखनूर की निवासी है। जब शिमला पुलिस ने इसको पकड़ा तो इसने बताया कि इस खाते को उसका बेटा इस्तेमाल करता है, और बेटे को जब पकड़ा तो उसने बताया कि जो मामा है अशोक खजूरिया वो उसे चिट्टा देता है। तो ये पूरा जो देखो, ये पूरा आत्मनिर्भर रैकेट था रिश्तेदारी का, ये आपस में ही चलाते थे और आपस में ही पैसे बांट लेते थे। और इसके बाद अब ये एक्शन हो गया है और इनको पकड़ लिया गया। लेकिन इसके बाद शिमला पुलिस ने उत्तराखंड का एक रैकेट पकड़ा है। ठियोग में 6 लोगों की एक साथ गिरफ्तारी हुई है और ये भी चिट्टे के नेटवर्क में आज की कार्रवाई है। तो 2 तरह के एक्शन मैंने आपको बता दिए, इसमें भी पुलिस की तारीफ होनी चाहिए। जो ये पूरा मामला चल रहा है शिमला पुलिस की तारीफ होनी चाहिए। और इस तारीफ में जो जो चीज़ें आगे करनी हैं वो जैसे जैसे इस रैकेट को तोड़ना है, क्योंकि 20 अप्रैल की एक डेडलाइन भी थी जो मुख्यमंत्री ने दी हुई है सभी एसपीज को कि वो अपने यहाँ एक वो डॉजियर तैयार करें कि वो गांव तक की मैपिंग हो कि उनके एरिया में कौन चिट्टा का सप्लायर है वो पता चले। तो इसके लिए शिमला पुलिस की तारीफ बनती है। हालांकि अभी शिमला पुलिस की एक इन्वेस्टिगेशन एसआईटी की चल रही है विमल नेगी केस में, और उसमें सबकी नज़रें हैं और जो सूचनाएं आ रही हैं वो ज़्यादा अच्छी हैं नहीं, लेकिन उसमें भी पता चलेगा कि शिमला पुलिस कैसा काम करती है और क्या इसमें भी वो जो जैसा एक मैकेनिज्म है कि दोषियों को पकड़ा जाता है कि नहीं, और उस प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को अपहोल्ड किया जाता है कि नहीं, इस पे ज़रूर एक नज़र अभी भी है। अगली बात करेंगे इंडियन आर्मी के गिफ्ट से पहले जो बाकी मामले हैं, और ये मामले हैं जो अशोक गहलोत आएंगे हिमाचल। देखिए एक सूचना है अभी, मुझे लग रहा है ये जो नेशनल हेराल्ड वाला जो विवाद चल रहा है जिसमें चार्जशीट भी दायर हुई है दिल्ली में, उससे रिलेटेड ये मामला ज़्यादा लग रहा है वैसे, क्योंकि अभी कांग्रेस में भी ज़्यादा सूचना इसकी है नहीं कि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत क्यों आ रहे हैं हिमाचल, लेकिन ये आ रहे हैं कल। और ये यहाँ आने के बाद पार्टी मुख्यालय जो राजीव भवन में प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे, और ज़्यादातर संभावना ये है कि नेशनल हेराल्ड मामले में ही ये प्रेस वार्ता होने वाली है, और इससे रिलेटेड एक्टिविटी आगे होगी तो हम उसकी जानकारी आपको देंगे। इसके बाद हिमाचल कांग्रेस की जो प्रभारी हैं रजनी पाटिल, वो भी हिमाचल आ रही हैं, लेकिन उनका अभी टूर फाइनल होके नहीं आया है। जब टूर फाइनल होके आ जाएगा तो हम उसकी बात भी आपके साथ करेंगे। अगली बात करेंगे बस किराए के विरोध की। देखिए कल सरकार ने कैबिनेट में फैसले के बाद कल ये नोटिफिकेशन जारी की है, और नोटिफिकेशन जारी करने के बाद अब इसका विरोध होना शुरू हो गया है। नोटिफिकेशन में क्या था, पहले ये था कि 5 रुपये न्यूनतम किराया होगा अधिकतम 2 किलोमीटर तक, अब कर दिया कि 10 रुपये न्यूनतम किराया होगा अधिकतम जो 4 इसमें कर दिया 4 किलोमीटर तक। लेकिन मतलब ये हुआ कि बस में आप चढ़ेंगे और अगले स्टेशन में उतर जाएंगे तो भी 10 रुपये लगेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 2 का 4 किया इसलिए 10 हुआ, जो 2 किलोमीटर के लिए भी 10 होगा, 1 किलोमीटर के लिए भी 10 होगा, और अगले स्टॉपेज के लिए भी 10 होगा। तो ये बढ़ गया है। अब इसमें आज माकपा ने सबसे पहले प्रेस नोट जारी करके ये विरोध किया है और ये कहा कि ये जन विरोध निर्णय है, इसको सरकार वापस ले। इससे पहले सरकार ने एचआरटीसी की बसों का जो पास लगता था स्कूल का वो जो 50% बढ़ा दिया था। अब ये आम लोगों पर हमला हुआ है, ये मंजूर नहीं है। हिमाचल के लोग एचआरटीसी की बसों पर निर्भर हैं, प्राइवेट बसों पर भी निर्भर हैं, और अब एक आरोप इन्होंने ये लगाया कि एचआरटीसी के पास अब मात्र 2573 रूट रह गए हैं और निजी बसों को प्रॉफिटेबल रूट दिए जा रहे हैं। तो ये भी ये गलत है, और अगर ये वापस नहीं लिया तो माकपा जो है इसको लेकर लोगों के बीच में जाकर प्रदर्शन करेगी। तो ये क्योंकि इनका रिएक्शन आया है तो रिएक्शन मैंने आपको बता दिया। कल भाजपा की तरफ से डॉक्टर राजीव बिंदल और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का भी इसी तरह का बयान आया था, लेकिन ये कल आया था, आज नहीं आया। उन्होंने भी विरोध किया था और ये कहा था कि सरकार इसको इमीडिएटली वापस ले, लेकिन अभी तक ये 2 अपडेट हमारे सामने हैं। इसके बाद बात करेंगे बिजली बोर्ड के धरने को लेकर। देखिए बिजली बोर्ड के जो कर्मचारी हैं वो इनके यहाँ जो पद खत्म हो रहे हैं या अभी जो ओल्ड पेंशन नहीं मिली, इन सारी मांगों को लेकर, नई भर्तियों को लेकर अलग अलग जगहों, अलग अलग जिलों में बिजली पंचायत कर रहे हैं। हमीरपुर में हुई, ऊना में हुई, चंबा में हुई, ऐसे जिलों में हो गई है। अब शिमला की बिजली पंचायत रामपुर में 6 तारीख को हो रही है और 6 मई को ये रखी गई है। इसकी जानकारी जो इनके संयोजक है ज्वाइंट एक्शन कमेटी के लोकेश ठाकुर और सह
संयोजक हीरालाल वर्मा ने दी है। और इन्होंने कहा कि हैरानी की बात है कि हर जिले में बिजली पंचायत होने के बावजूद सरकार के जो नए नए प्रयोग हैं बिजली बोर्ड में वो खत्म नहीं हो रहे, और जो इनके डिमांड है ओल्ड पेंशन की उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। लेकिन 6 मई को शिमला जिला की बिजली पंचायत रामपुर में है, ये सूचना के लिए हमने इसमें लिया था। अब इंडियन आर्मी का एक गिफ्ट की बात करते हैं। ये गिफ्ट किन्नौर जिला के पू में, और ये कम्युनिटी रेडियो शुरू किया है आर्मी ने, और इसके लिए जो सूर्य कमांड के जीओसी इन लेफ्टिनेंट जनरल अनिंद्र सेन गुप्ता हैं, जो कल मुख्यमंत्री से भी मिले थे, उन्होंने आज इसका लोकार्पण किया है। ये आउटरीच पहल है इंडियन आर्मी की, जो बॉर्डर पे लोग रहते हैं ऑपरेशन सद्भावना के तहत, और इसका नाम दिया है वॉइस ऑफ किन्नौर, यानी कि किन्नौर के लोगों की स्थानीय कलाकारों को एक मंच प्रदान किया जाएगा। और यहाँ पर ये ना केवल स्थानीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देगा, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य महत्वपूर्ण विषयों को लेकर जानकारी भी प्रसारित करेगा। तो ये एक इंडियन आर्मी का बॉर्डर एरिया के लिए एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, और किन्नौर जिला के लिए ये एक तरह से गिफ्ट है। तो इसकी जानकारी हमने आपको इसीलिए अलग से दी, ताकि जो ये पहल है बॉर्डर एरिया के लिए, इसकी सूचना सबको मिल सके। अब बात करते हैं इसके बाद आगे पुलिस के अतिरिक्त वेतन की। देखिए, हिमाचल पुलिस को एक साल में 1 महीने का अतिरिक्त वेतन मिलता है, यानी कि 13 महीने की सैलरी मिलती है। इनकी जो हार्श ड्यूटी है उसको देखते हुए, कई बार 24 घंटे ड्यूटी रहती है, कई बार बाकी सारी चीज़ें भी होती हैं, कई बार कुछ ऐसी इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाए तो संडे भी नहीं मिलता। तो ये इसीलिए इनको 12 + 1 13 महीने का वेतन हर साल मिलता है। और जो पिछले फाइनेंशियल ईयर का अगले महीने जो वेतन है वो उसी पे स्केल का अतिरिक्त वेतन 10 अप्रैल को पहले मिल जाता था, लेकिन इस बार नहीं मिला। 20 अप्रैल आज हो गई, 10 दिन एक्स्ट्रा हो गए। इसीलिए पुलिस वालों को लग रहा है कि उनका वेतन क्यों नहीं मिल रहा है, जो अतिरिक्त वेतन है। और अलग अलग स्केल में है तो उसी हिसाब से सबको इसका लाभ होता है। लेकिन जब नहीं मिला, आज हमने इसका पुलिस मुख्यालय से भी जवाब लेने की कोशिश की थी, तो उन्होंने कहा कि आज वर्किंग डे नहीं है और उनके ये सूचना नहीं है, और दफ्तर जाके ये पता करेंगे कि इस फाइल पे क्या हुआ है, उसके बाद इसमें बता पाएंगे। लेकिन पुलिस जवानों की तरफ से आग्रह था कि वो उनकी बात हम बुलेटिन में रखें, तो हमने ये मसला ज़रूर उठाया है सरकार के समक्ष, ताकि अगर फाइनेंस वालों को, होम सेक्रेटरी को या सरकार में मुख्यमंत्री को ये सूचना हो जाए कि ये 10 अप्रैल को जो इनको अतिरिक्त वेतन मिलता था अभी तक नहीं मिला है। अब रिटायरमेंट एज पर 2 अपडेट आपको देते हैं। 2 अपडेट इसलिए क्योंकि एक तो रिटायरमेंट एज को लेकर जो क्लास 4 का मामला चल रहा है उसको लेकर आज टीजीटी कला संघ की तरफ से एक बात रखी गई है, और इनकी तरफ से ये बात रखी गई है कि क्लास 4 के जो कर्मचारी हैं उनको 60 साल पर ही रिटायर किया जाए, 58 के बजाय, क्योंकि हिमाचल हाई कोर्ट ने भी एक डिसीजन इसमें दिया था। उसके बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई। अब कहा यह जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में स्टे मिल गया है। उसके बाद हायर एजुकेशन के डायरेक्टर ने 2 अप्रैल को इन मामलों में यथास्थिति बनाने के आदेश दिए थे, और अब स्टे आदेशों के बाद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की रिटायरमेंट 58 साल में ही करने के आदेश हो गए हैं। इसको टीजीटी कला संघ ने यह कहा है कि इसको रोका जाए, क्योंकि रिटायरमेंट एज में क्लास 4 में समरूपता होनी चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा है। और बहुत सारे जो कर्मचारी हैं उनको दोबारा रिटायर होने के बाद भी हिमाचल हाई कोर्ट के फैसले के बाद रख लिया गया था। तो अब जितने लोग बचे हैं उनको जबरदस्ती ना रिटायर किया जाए, एक तो डिमांड ये है। लेकिन दूसरी जो बात इसके साथ महत्वपूर्ण है वो है रिटायरमेंट एज बढ़ाने का विरोध। ये विरोध किसने किया ये भी आपको बता दें, और ये विरोध किया है जो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय और बाकी विश्वविद्यालयों के रिसर्चर हैं। इन्होंने एक संगठन बनाया है और इसका नाम रखा है हिमाचल प्रदेश यूथ फोरम। इसके जो अध्यक्ष हैं अजय साखी, इन्होंने आज ये प्रेस बयान जारी करके कहा है कि ये जो सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने की एक मुहिम है, प्रस्ताव है, इसको सरकार तुरंत वापस ले, इसमें बिल्कुल देरी ना करें। दूसरा, इन्होंने एक और बात रखी है कि वित्तीय प्रबंधन या पेंशन लाभ या ओल्ड पेंशन जो देनी है उसके कारण युवाओं के रोजगार को मत खाओ, नए रोजगार को मत रोकिए, और ये ठीक नहीं है, ना सरकार के लिए, ना इस प्रदेश के लिए, ना युवाओं के भविष्य के लिए। अगर आपने कोई लाभ देना है, पेंशन लाभ देना है, तो इस शर्त पे ना दिया जाए कि नया रोजगार ही खत्म हो जाए। तो ये भी इन्होंने बात की है। और इससे जो है, अगर
रिसर्चर्स को, शोध छात्रों को, फेलोशिप वालों को आगे अवसर नहीं मिलेंगे तो ब्रेन ड्रेन होगा और उसका स्टेट को नुकसान होगा। इसीलिए जो ये रिटायरमेंट एज बढ़ाने की बात है, इसको इमीडिएट कैंसिल किया जाए, ये बात कही है इस फोरम ने, जो रिसर्चर्स का है, हिमाचल के ही बच्चे हैं और इनकी तरफ से ये डिमांड आई है। तो 2 अपडेट ये थी। अब एसएमसी की एलडीआर भर्ती की अपडेट दे दें। इसमें 2 तरह की दिक्कतें हैं। कल कमेंट बॉक्स में बड़े सारे लोग जो एसएमसी के थे वो इस बारे में जानकारी मांग रहे थे, लेकिन अभी दिक्कत यह है, देखिए कि जो एजुकेशन में जो टीजीटी, जेबीटी, सीएनबी वाली कैटेगरी है उसमें आरएनपी रूल बदल दिए गए हैं। उसमें टीजीटी का एलडीआर कोटा, इसमें एसएमसी का एलडीआर कोटा डाल दिया गया है। इसमें आगे टेस्ट लेने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हायर एजुकेशन की बात करें तो उसमें डीपीई और लेक्चरर, ये 2 चीजें ऐसी हैं जिनके आरएनपी रूल अभी चेंज नहीं हुए हैं, इसलिए वहां एलडीआर कोटा नहीं हो सकता। इससे भी बड़ी बात यह है कि एलडीआर कोटा लेने को लेकर कैबिनेट से जो एलडीआर कोटा क्रिएट करने की अनुमति मिल गई थी, जिसके बाद आरएनपी रूल जो हैं वो बदल दिए गए, लेकिन परमिशन टू फिल नहीं है, नियुक्ति जो देनी है इनको, उससे रिलेटेड अनुमति अभी हमारे पास नहीं है, इनके डिपार्टमेंट के पास नहीं है। और जब तक ये डिपार्टमेंट के पास अनुमति नहीं होगी तो फिर भर्ती कैसे करेंगे वो अलग विषय है। दूसरी बात, इस भर्ती को राज्य चयन आयोग ने नहीं करना है, भर्ती को करना है स्कूल शिक्षा बोर्ड ने, और स्कूल शिक्षा बोर्ड को उन्होंने इन प्रिंसिपली हाँ कर दी है इस एग्जाम को लेने के लिए। और जो पोस्ट क्रिएट की गई हैं इसके लिए 900 हैं हायर एजुकेशन में और 1500-1600 के आसपास हैं एलिमेंट्री एजुकेशन में, मतलब आप डायरेक्टर ऑफ स्कूल भी कह सकते हैं। लेकिन भर्ती तभी होगी जब दोनों तरह में जो आरएनपी रूल है उनमें ये प्रावधान एलडीआर कोटे का हो जाएगा। अब कोटे के लिए तो मंत्रिमंडल से अनुमति मिल गई है, लेकिन फिल के लिए, मतलब भरने के लिए अनुमति नहीं मिली है, तो अनुमति अलग से लेनी है। और ये मामला अभी भी अनुमति के लिए फाइनेंस और कार्मिक विभाग में पड़ा हुआ है। जब तक वहां से क्लियर नहीं होगा तब तक इसको करना मुश्किल है। अगली बात, जेपी नड्डा का बड़ा हमला। देखिए, जेपी नड्डा हिमाचल के दौरे पर थे और चंबा आज आए हुए थे, लेकिन उन्होंने वहां से, चंबा से लौटने के बाद गग्गल एयरपोर्ट पर एक प्रेस वार्ता की और वहां पर हिमाचल सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने तीखे शब्दों में कहा कि अगर हिमाचल में कांग्रेस की जो सरकार है वो मिसमैनेजमेंट वाली नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है, ऐसा पहले कहा। फिर कहा कि अगर सरकार नहीं चल रही है तो इनको छोड़ देना चाहिए, दूसरों के ऊपर आरोप लगाकर जनता को बरगलाना बंद कर दें, क्योंकि लोग असलियत जानते हैं और इस सरकार में मिसमैनेजमेंट की हद है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि कौन सा पैसा है जो केंद्र ने नहीं दिया। अगर कांग्रेस से कुप्रबंधन के कारण सरकार नहीं चल रही तो फिर छोड़ना ही बेहतर विकल्प है, दूसरों पर आरोप लगाने से अव्यवस्था बंद नहीं होगी। उन्होंने कहा कि जो केंद्र सरकार ने मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए 100 करोड़ रुपए दिए थे, लेकिन इन्होंने 25 करोड़ जारी होने के बावजूद उसको वापस कर दिया है कि हमने ये नहीं बनाना। बल्क ड्रग पार्क के लिए 225 करोड़ जारी किए हैं, लेकिन अभी तक ये खर्च ही नहीं हुए। 12 क्रिटिकल केयर सेंटर दिए, वो एक भी नहीं चला। मदर चाइल्ड एंड इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ सहित अन्य काम पर भी नहीं दिया। और नेशनल डिजीज सेंटर दिया था, उसे याद दिलाने के बाद अब जमीन दी जा रही है उसके लिए। तो ऐसे सरकार नहीं चलती, ये जेपी नड्डा ने कहा। हालांकि जो मेडिकल डिवाइस पार्क और बल्क ड्रग पार्क है उसको लेकर मुख्यमंत्री अलग अलग तरह से बोल चुके हैं, खासकर मेडिकल डिवाइस पार्क को लेकर। तो जब ये डिसीजन हुआ था कैबिनेट में कि इसका पैसा वापस करना है, तो इस कारण हुआ था कि वो शर्तें हिमाचल हित के खिलाफ थी, ये मुख्यमंत्री ने उस वक्त कहा था। लेकिन जेपी नड्डा ने आज बड़े विस्तार से इन सारी बातों की जो जवाब दिया है। अब बात करते हैं संडे को सीएम की एक बड़ी घोषणा की। देखिए, आज मुख्यमंत्री बल्दिया में राज्य अग्निशमन प्रशिक्षण केंद्र के अग्निशमन सेवा सप्ताह के समापन समारोह की अध्यक्षता करने गए थे। इसमें यह कहा कि 700 होमगार्ड की भर्ती सरकार जल्दी करेगी। तो ये होमगार्ड के लिए जो लोग इंटरेस्टेड हैं, भर्ती के लिए जाना चाहते हैं, या उनके लिए है कि 700 होमगार्ड की पद जो हैं उस पे भर्तियां अब होने वाली हैं, ये मुख्यमंत्री ने आज कहा। दूसरा, इन्होंने क्या कहा वहां पर कि जो 2023 में आपदा आई थी उसमें अग्निशमन कर्मियों, होमगार्ड और एसडीआरएफ के कर्मियों ने बहुत अच्छा काम किया है, उनके लिए तारीफ बनती है। 2009 में नालागढ़ में
आग बुझाते वक्त 2 अग्निकर्मी शहीद हो गए थे, उनके परिवार को, इनका नाम है जोगेंद्र पाल और घनश्याम, इनके परिवार के लिए 5-5 लाख रुपए देने की घोषणा भी की है। तो ये मुख्यमंत्री की संडे के दिन जो बड़ी घोषणाएं 2 थी, मैं उनकी बात की। अब बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट की नियुक्ति पर नए आदेश, जो अब कंफ्यूजन में फंस गए हैं। देखिए ये मामला सामने कैसे आया। ये मामला सामने आया जब हिमाचल में हायर एजुकेशन में स्कूल लेक्चरर न्यू की अपॉइंटमेंट हुई। सब्जेक्ट वाइज अलग अलग ये रिजल्ट निकले थे पब्लिक सर्विस कमीशन से, उसके बाद अपॉइंटमेंट हुई और अपॉइंटमेंट में जो इनकी अपॉइंटमेंट कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर कर दी गई, क्योंकि जब इनकी पोस्ट एडवर्टाइज की गई थी वो कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स के हिसाब से की गई थी। लेकिन इसको लेकर एजुकेशन डिपार्टमेंट को कार्मिक विभाग ने चेतावनी जारी की है कि जब भर्ती नियमों में रूल नंबर 10 कॉन्ट्रैक्ट का निकाल दिया गया या उसको नल एंड वाइड घोषित किया गया, तो आपने कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्ति क्यों की स्कूल लेक्चरर्स की। अब ये पूरा मामला जुड़ गया है उस कर्मचारी एक्ट के साथ जिसको अभी विधानसभा में शीतकालीन सत्र में धर्मशाला में पारित किया गया था और जिसको राज्यपाल की अनुमति के बाद 20 फरवरी 2025 से हिमाचल में लागू कर दिया था। अब इस एक्ट में ऐसी क्या बात है जो कॉन्ट्रैक्ट सर्विस को अलाउ अब नहीं कर रही है। देखिए इस एक्ट को जो पारित किया गया था, इस एक्ट में एक संशोधन किया था नियमों के स्तंभ 10 में संशोधन, और ये पॉइंट नंबर 8 के तहत ये संशोधन किया गया था। 12 दिसंबर 2003 को जो स्तंभ 10 में एक व्यवस्था की गई है उसमें से संविदा आधार पर जो शब्द है उसको निकालकर नियमितीकरण द्वारा ही रखा जाएगा, ये संशोधन किया था। तो जब अब कार्मिक विभाग ने ये कहा है कि जब हमने कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट को उस नियम से निकाल दिया, इसको इस कर्मचारी एक्ट में जिसको 20 फरवरी 2025 से लागू कर दिया है, तो आपने कॉन्ट्रैक्ट पे अपॉइंटमेंट क्यों दी। तो ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि अभी इसमें फाइलें चलेंगी, आपस में दौड़ेंगी, फिर चीजें चलेंगी। ये मामला शिक्षा मंत्री के ध्यान में भी है, ये मामला शिक्षा सचिव के ध्यान में भी है, कार्मिक विभाग के ध्यान में भी है। और अब जब आगे नियुक्तियां होंगी और उससे रिलेटेड रेगुलराइजेशन जब करने जाएंगे तो ये बात दोबारा सरफेस होगी कि जब कॉन्ट्रैक्ट के जो प्रावधान है उसको निकाल दिया है तो उसके बाद दरअसल ये जो कर्मचारी एक्ट है जब इसको लागू कर दिया तो उसके बाद कंसर्न डिपार्टमेंट्स के जो आरएंडपी रूल्स थे उनको भी उसी मुताबिक अमेंड किया जाना था, जो अभी तक नहीं हुए हैं। और अब ये बात सामने आई है, इसीलिए जो नई भर्तियां आगे जाएंगी उनमें कुछ क्या होगा वो अभी रिव्यू होना है। हाल ही में JOAIT के लिए एक अलग डायरेक्टरेट का डिसीजन हो चुका है, तो जब रिक्विजिशन जाएगी तो हम ये समझ रहे हैं कि सरकार इस बात को ध्यान में रखेगी कि जो एम्प्लॉय एक्ट में हो चुका है उसको किस तरह से आरएनपी रूल में लेना है या उसको कैसे अमेंड करना है। तो अभी ये मामला सिर्फ ध्यान में आया है, 2 विभागों में ठनी है, उसके बाद क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट के स्तर पे अभी इशू होनी है और ये क्लैरिफिकेशन कार्मिक विभाग ही जारी करेगा क्योंकि बिल उनका है, एक्ट उनका बना है अनुमति के बाद विधानसभा में, और उन्हीं को जिम्मेदारी अब है कि सभी विभागों को वो कन्वे करें कि वो किस तरह से अगली व्यवस्था इसमें रहेगी। आखिर अब पेंशन क्यों खटकी है, ये बात कर लेते हैं। इस बुलेटिन की लास्ट है और सबसे महत्वपूर्ण है कर्मचारियों को लेकर। पेंशन खटकने का सबसे बड़ा कारण क्या है? देखिए अभी जब ये कैबिनेट सब कमेटी मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में बनाई गई मुख्यमंत्री द्वारा, और उसमें वित्त विभाग, प्लानिंग विभाग के अधिकारी, बहुत सारे लोग इसमें शामिल थे और इन्होंने अलग अलग तरह से आंकड़े उस मीटिंग में दिए। अब वो रिपोर्ट 4 अप्रैल को मुख्यमंत्री को, कैबिनेट को दे दी गई है और इसमें अब सीएम को ये डिसीजन करना है कि वो कौन कौन से फैसले इसमें लेंगे। क्या वो कम्यूटेशन को बंद करेंगे? कम्यूटेशन देखिए एक तरह से कर्मचारी के लिए लोन की तरह होता है क्योंकि वो अगले 15 साल तक कटता है। अभी जो लोग ये समझ रहे हैं कि कम्यूटेशन एक तरह से राज्य सरकार का ही अधिकार है, वैसी भी स्थिति नहीं है। बेसिकली जो प्रेजेंटली रूल्स में, जो पेंशन रूल्स हैं, उसमें जो व्यवस्था है वो कर्मचारी को एक सोशल सिक्योरिटी देने के लिए व्यवस्था की गई है कि अगर वो अपनी पेंशन का टोटल अमाउंट का एडवांस पेंशन के तौर पे लेना चाहता है तो वो ले सकता है, लेकिन उसको सरकार अगले 15 साल में हर महीने की किस्त में रिकवर करेगी। तो ये व्यवस्था उसी के पैसे की एक तरह से भुगतान के हिसाब से है।
तो अगर इसको इस तरह से नहीं है कि सरकार इसमें कोई जो है कम्यूटेशन के तौर पे कोई एक्स्ट्रा अपने जेब से कुछ दे रही है, वैसा भी नहीं है। लेकिन फिर भी कम्यूटेशन निशाने पे क्यों आई, ये ज़रूरी सवाल है। दूसरी बात है पेंशन की अवधि को खींचना, यानी कि 20 साल फुल पेंशन है तो उसको 25 साल करना, और 25 साल अगर फुल हो जाएगी तो प्रो रेटा में फिर सरकार की बचत होगी। तो दो वजह इसमें है। पहली बात ये कि सरकार का जो इस साल का बजट है, उस बजट में जो चीज़ें जो इंक्रीज हुई है पैसे की, वो किस किस मद में हुई है। तो वो जो इंक्रीज हुई है, देखिए पिछले साल 2024 में सैलरी पर हम टोटल बजट का 25% खर्च करते थे। 2025 में भी हम 25% खर्च कर रहे हैं, जो 14,628 करोड़ के आसपास बनता है साल में। ये मैं एम्प्लॉय सैलरी 14,628 करोड़, ये साल की मैं टोटल सैलरी बता रहा हूं। 2024 में भी इतना ही था, 2025 में भी इतना ही है। लेकिन पेंशन में ऐसा नहीं है। पेंशन में देखिए 2024 में टोटल बजट का 17% खर्च हो रहा था, लेकिन 2025 में टोटल बजट का 20% खर्च हो रहा है। 3% जब बढ़ गया एक साल में, और टोटल राशि बढ़ गई 11,702 करोड़। तो जो इंक्रीज हो रहा है कहां पे हो रहा है, वो हो रहा है पेंशन में। और पेंशन में इंक्रीज होने का रीजन आपको पता है कि जब ये जो पेंशन में रिटायर होने वाले जो लोगों की संख्या अगर बढ़ती जाएगी, अब क्योंकि अब एनपीएस वाले भी रिटायर हो रहे हैं, तो क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट शुरू में 8 साल था जो एनपीएस में लोग लगे हैं, तो अब पेंशन वाले वो भी रिटायर हो रहे हैं, तो इसका इंपैक्ट पेंशन में दिख रहा है। अब पेंशन में जब इंपैक्ट दिख रहा है, तो दूसरा रीजन इसमें यह है कि फाइनेंस के लिए या पेंशन विंग के लिए सैलरी को कैलकुलेट करना, उसको कंट्रोल करना आसान है। पेंशन को कैलकुलेट करना एग्जैक्टली और कंट्रोल करना आसान नहीं है। वजह यह है कि पेंशनर कितनी कम्यूटेशन कराएगा या नहीं कराएगा, और उसमें बीच में एजी भी इन्वॉल्व है, ऑडिटर जनरल का भी बीच में एक रोल है। तो जब ये सारे लोग बीच में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो हम पेंशन की लाइबिलिटी को कंट्रोल नहीं कर सकते सरकार के लिए, और दोनों ही चीजें ट्रेजरी से गवर्न हो रही हैं, चाहे सैलरी है चाहे पेंशन है। तो अगर ऐसी कोई चीज ट्रेजरी पर रहेगी जिसको कंट्रोल करना मुश्किल हो और जिसको असेस करना मुश्किल हो रादर, तो फिर असेसमेंट अगर आपकी पूरी नहीं है तो सडनली ट्रेजरी ड्रेन होगी और उसके बाद दिक्कतें बाकी जगह आएगी। तो जो कैबिनेट सब कमेटी में जो अधिकारी थे, उनका भी मुख्य फोकस सैलरी के बजाय पेंशन पर था, और यही रिपोर्ट फिर आगे मुख्यमंत्री या मंत्रिमंडल को दी गई। तो ये वजह पेंशन को लेकर ये है। लेकिन ऐसा करना कितना आसान है सरकार के लिए, पॉलिटिकली कितना सही है, वो अब सरकार को देखना है। अभी हमारे सामने एक रिएक्शन आया है, देखिए, और ये रिएक्शन है एनपीएससीए चंबा के जो अध्यक्ष हैं सुनील जरियाल। वैसे तो जो एनपीएसए का स्टेट बॉडी है उनको ये बात करनी चाहिए थी, लेकिन खैर वो अलग बात है, सबके अपने अपने इश्यूज हैं और अपने अपना अधिकार है उनको कौन से मसले पहले लेने कौन से बाद में लेने। लेकिन ये जो सुनील जरियाल हैं अध्यक्ष एनपीएसए चंबा के, इन्होंने एक बयान आज जारी किया है, पुरानी पेंशन से छेड़छाड़ मंजूर नहीं। कल हम जब लाइव कर रहे थे तो किसी ने कमेंट बॉक्स में भी कहा था ये, तो तब मैंने जो उनको ये कहा था कि पुरानी पेंशन में अभी जो इंपैक्ट है वो इंपैक्ट वही है जो 20 से 25 वाला प्रो रेटा वाला है, लेकिन कम्यूटेशन में अगर आ गए तो फिर सभी को ये इंपैक्ट हो गया। तो इसीलिए इनकी बात जायज़ है। ये कह रहे हैं कि सुनील जरियाल जो चंबा के जिला अध्यक्ष हैं, वो ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता, उप मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट सब कमेटी की सिफारिशों को लेकर मीडिया ब्रीफिंग की गई है सरकार के द्वारा, जिससे कर्मचारियों में खासी नाराजगी है और आक्रोश भी है। इन्होंने कहा कि कर्मचारी वर्गों ने लंबे संघर्षों के बाद 1972 की नियमावली के अंतर्गत पुरानी पेंशन पाई है, और कांग्रेस सरकार ने कर्मचारियों की जो पहली की कैबिनेट में पुरानी पेंशन देकर अपनी पहली गारंटी को पूरा किया है। अभी बिजली बोर्ड और अन्य बोर्ड निगमों में ये जो है वो दी जानी है जिन कर्मचारियों ने लाठियां खाई हैं, कोर्ट केस भुगते हैं। लेकिन अब अगर कम्यूटेशन बंद होने की खबरें चिंता में डालने वाली हैं। 25 साल अवधि करना भी मुश्किल है, और जो पेंशन को लेकर बाकी छेड़छाड़ हो रही है वो कर्मचारियों का मनोबल गिर रहा है। सरकार को इस फैसले को लेने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, ना सिर्फ कर्मचारियों पर बल्कि राजनीतिक रूप से भी। और बहुत सारे मामले, कर्मचारियों के सैकड़ों मामले पेंडिंग पड़े हैं, वो सिर्फ पेंशन के नहीं हैं, बाकी भी हैं। उनका समाधान होना चाहिए ताकि कर्मचारियों और सरकार
सरकार के बीच में टकराव की स्थिति ना आए। जो इन्होंने कहा था मैंने वर्ड टू वर्ड आपको बता दिया, और वो भी इसलिए बताया कि कम से कम इन्होंने ये बात कहने की, एक तरह से अपनी बात रखने के लिए सोचा और अगले दिन ही अपनी बात की, और ये मैसेज अपनी तरफ से रखने की बात की। तो ये आज के प्रमुख कुछ मामले थे। संडे होने के बावजूद बहुत अच्छे सब्जेक्ट हमने आपके साथ आज चर्चा में लिए और आपकी अटेंडेंस भी बहुत अच्छी रही। बाकी कल से, क्योंकि छुट्टियां बीच में बहुत थी इस अप्रैल के महीने में, कल से जो हफ्ता शुरू हो रहा है उसमें छुट्टियां नहीं हैं, और कल के बाद जो चीज़ें अब चलेंगी उनको लेकर आगे बात करेंगे। कैबिनेट की बैठक कब आने वाली है, और कैबिनेट की बैठक का अब इंतज़ार इसलिए भी है क्योंकि जो बड़े सारे डिसीजन अभी पेंडिंग है। एक तरफ जो राज्य सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री ने बजट घोषणाएं की हैं, उन घोषणाओं को इंप्लीमेंट करने को लेकर अब एक एक करके डिपार्टमेंट अपने अपने मामले लाएंगे कैबिनेट में, फिर उनको लागू करना है। दूसरी तरफ जो ये मामले कैबिनेट सब कमेटी से रिलेटेड चल रहे हैं, जिसमें ऐसा लग रहा है कि सरकार को अब कुछ निर्णय लेने पड़ेंगे आर्थिक स्थिति के हिसाब से, तो उन पर भी कैबिनेट में ही सारी चीज़ें होंगी। तो जो चीज़ें उसमें आएंगी आपसे बात करेंगे। आप सब लोग लाइव जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया।